हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम दोबारा से इस वीडियो में पाठ योजना के विषय में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने इससे पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पाठ योजना किसे कहते हैं, उसके कार्य, उसका महत्व, उसके लाभ, विशेषताएं, उसकी सीमाओं के बारे में अध्ययन किया था। तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज पाठ योजना के मापदंड अथवा कसौटी, और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे पाठ योजना सोपान, स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। तो चलिए लेट्स को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है वो है पाठ योजना के मापदंड। पाठ योजना के मापदंड, जैसे आप सभी जानते हैं प्रभावपूर्ण पाठ योजना एक घड़ी की तरह होती है। जैसे घड़ी की सुइयां चारों ओर घूमती रहती हैं, वैसे ही प्रमुख प्रभावपूर्ण पाठ योजना एक घड़ी की तरह होती है। इसमें अध्यापक के बारे में बहुत सारी बातें प्रतिबिंबित होती हैं। उसकी शिक्षण विधियाँ, उसकी व्यू रचनाएँ मतलब स्ट्रैटेजीज, उसकी शिक्षण प्रविधियाँ, प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, कक्षा में शिक्षण के लिए पाठ योजना छात्र अध्यापक के लिए एक निर्देशिका होती है। प्रभावशाली पाठ योजना से अध्यापक को कक्षा में अपने शिक्षण को संगठित करने में भी मदद मिलती है। तो चलिए अब हम प्रभावशाली पाठ योजना के मापदंड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो प्रथम इसका चरण है, जो इसका पहला पॉइंट है वो है लिखित, मीन्स रिटन। प्रभावशाली पाठ योजना लिखित रूप में होती है। यह मौखिक या मानसिक चरण तक नहीं रहती है। इससे अध्यापक आश्वस्त हो जाता है और उससे प्रत्येक दृष्टिकोण से पाठ को पढ़ा लिया जाता है। उसके बाद लक्ष्य आधारित, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। प्रभावशाली पाठ योजना सामान्य और विशिष्ट दोनों लक्ष्यों का उल्लेख करती है, दोनों की व्याख्या करती है, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स की भी और हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की भी। लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखा जा सकता है और उन्हें स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है। ठीक है। नंबर 3, पिछली जानकारी पर आधारित, बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज। पाठ योजना छात्रों की पिछली जानकारी अर्थात उनके पिछले पाठों से संबंधित होती है। छात्रों को पहले से ही जो जानकारी प्राप्त है यह उनसे अलग नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम नंबर 4, उपयुक्त इकाइयाँ, सुटेबल यूनिट्स। प्रभावपूर्ण पाठ योजना उपयुक्त इकाइयों में विभाजित की गई होती है ताकि छात्र उसे धीरे धीरे समझ सके। उसके बाद नेक्स्ट है विषय वस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। प्रभावशाली पाठ योजना में पाठ की सामग्री छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं और स्तर के अनुसार चुनी जाती है। विषय वस्तु का चयन करते समय शिक्षण के उद्देश्यों और अपने पास होने वाले समय को ध्यान में रखा जाता है। विषय वस्तु का चयन ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए और चरण प्रति चरण उन्हें महत्वपूर्ण विषयों के अंतर्गत सुसंगठित किया जाना चाहिए। नंबर 6, उपयुक्त सहायक साधन, सुटेबल एड्स। आदर्श पाठ योजना तैयार करते समय रेखा चित्रों, मानचित्रों, मॉडलों, चार्टों, ग्राफों इत्यादि के संबंध में सही निर्णय लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण, ऑर्डरली प्रेजेंटेशन। प्रभावशाली पाठ योजना में विषय वस्तु संगठित, सुव्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिए। नेक्स्ट है नमनीय और मनोवैज्ञानिक, फ्लेक्सिबल एंड साइकोलॉजिकल। प्रभावशाली पाठ योजना तर्कपूर्ण और नमनीय होती है। इसे कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव व सुधारा जा सकता है। इसका अर्थ है अध्यापक ने जो पाठ योजना लिखी है वह उसमें परिवर्तन करने के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। नेक्स्ट है हमारा कार्यात्मक प्रारूप, फंक्शनल फॉर्मेट। प्रभावशाली पाठ योजना का प्रारूप क्रियात्मक होता है। यह विषय वस्तु की प्रकृति के अनुसार होता है। कक्षा में छात्र अध्यापक द्वारा एक एक सोपान करके इसका अनुसरण किया जा सकता है। उसके बाद है स्मृति से चिंतन स्तर तक, मेमोरी टू द रिफ्लेक्टिव लेवल। प्रभावशाली पाठ योजना में सामग्री की आवश्यकता अनुसार छात्रों से पूछे जाने वाले विकासात्मक और चिंतन उजेतक प्रश्नों का संकेतक दिया जाता है ताकि शिक्षण को स्मृति पर से चिंतन स्तर तक विस्तृत किया जा सके। उसके बाद है मूल्यांकन अभ्यास, इवैल्यूएशन एक्सरसाइज। प्रभावशाली पाठ योजना में पुनरावृत्ति मूलक प्रश्नों और जानकारी के प्रयोगों से संबंधित समस्याओं का संकेत दिया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारा समय की अवधि और छात्रों की आयु। प्रभावशाली पाठ योजना छात्रों के आयु स्तर तथा समय की अवधि के अनुसार तैयार की जाती है। पाठ के विभिन्न भागों में लगाए जाने वाले समय का उचित विभाजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें छात्रों की आयु और कक्षा समय की अवधि का संकेतक होता है तथा पढ़ाए जाने वाले विषय और प्रकरण के बारे में बताया जाता है। उसके बाद है हमारा सारांश, समरी। प्रभावशाली पाठ योजना में पूरे पाठ की रूपरेखा और सारांश होता है। छात्रों की मदद से शाम पाठ का सारांश को विकसित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अभ्यास और उपचार, प्रैक्टिस एंड रेमेडियल। प्रभावशाली पाठ योजना में छात्रों की अधिगम कठिनाइयों के अभ्यास और उपचार के लिए प्रबंध होता है। उसके बाद लास्ट है हमारा संदर्भ पुस्तकें, रेफरेंस बुक्स। प्रभावशाली पाठ योजना में संदर्भ पुस्तकें या चुनी गई विशिष्ट पुस्तक सूची बताई जाती है। तो ये तो थे हमारे पाठ योजना के मापदंड या कसौटी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम पाठ योजना के सोपान, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में भी आता है और ये एग्ज़ाम आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका यूटेट सीटेट में भी अक्सर पूछा जाता है। पाठ योजना के सोपान, स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान। देखो, पाठ योजना बनाने के लिए शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने शैक्षिक कार्यों और खोजों से संबंधित शैक्षिक सिद्धांतों के आधार पर अनेक पद्धतियाँ तथा उपागमों का विकास किया, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है, जैसे हर्बर्ट उपागम, मॉरिसन का इकाई उपागम, ब्लूम्स का मूल्यांकन उपागम और RCEM का उपागम। ठीक है, तो इनमें से जो पाठ योजना से रिलेटेड है, ठीक है, वो है हमारा हर्बर्ट उपागम। ठीक है, हर्बर्ट ने 5 स्टेप्स बताए थे, ठीक है, जिन्हें हम पंचपदीय प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हर्बर्ट उपागम। देखो, जर्मनी की शिक्षा शास्त्रियों JF हर्बर्ट और उसके सहयोगियों ने मिलकर इसका विकास किया था। पाठ योजना के निर्माण करने की पद्धति हर्बर्ट उपागम के नाम से जानी जाती है। हर्बर्ट ने कहा था कि बालक अनुभवों द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। वे अनुभव बालक को बाहरी जगत से संपर्क स्थापित करने से प्राप्त होते हैं। बाह्य जगत मतलब समाज से उसके द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान धीरे धीरे संचित होता रहता है और इन्हीं अनुभवों से बालक के मन की रचना होती है। हर्बर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि नवीन ज्ञान का बालक के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित कर दिया जाए तो बालक को सीखने में सुगमता रहती है। सीखने की परिस्थितियों में इकाइयों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है क्योंकि वह बालक को बाहरी जगत का अनुभव कराता है। बालक के ये अनुभव जितने क्रमबद्ध और तर्कसंगत होंगे, बालक के ज्ञान का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। इसके लिए हर्बर्ट ने 5 सोपान दिए हैं, जिनको हम हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना या पंचपदी शिक्षा क्रम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हर्बर्ट ने ये विचार भी दिया था कि यदि नया ज्ञान पुराने ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाया जाएगा तो ज्ञान अधिक स्थायी होगा। इसीलिए इसे पूर्व ज्ञान परीक्षण पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो हर्बर्ट द्वारा जो पाठ योजना का निर्माण किया गया है उसके 5 सोपान निम्नलिखित है। सबसे पहला है तैयारी, प्रिपरेशन। तैयारी का अर्थ है विद्यार्थियों को नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए तैयार करना। जिस प्रकार बीज बोने से पहले जमीन को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार बच्चे को भी जिस नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए तैयार करना होता है, विद्यार्थी की तैयारी के लिए हम निम्नलिखित बातों को अपनाते हैं। तो पहला है हमारा पूर्व ज्ञान परीक्षण, कि पहले बच्चे का हमने प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है, उसका टेस्ट चेक करना है, प्रीवियस नॉलेज लेनी है बच्चे की। ठीक है, पूर्व ज्ञान परीक्षण से अध्यापक को यह पता चल जाता है कि विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में पहले से क्या और कितना जानता है।
हर्बर्ट इसे गुणग्राही सूत्र का भी नाम देता है। अध्यापक का कार्य विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की प्रकृति एवं सीमा को जानता है। यह कार्य प्रश्न पूछकर किया जा सकता है, परंतु अध्यापक को थोड़े से प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछने के अतिरिक्त नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ संबंधित करने के लिए अध्यापक को कोई भी कहानी भी सुना सकता है या किसी संबंधित रोचक विषय पर विचार विमर्श भी कर सकता है, किंतु यह चरण संक्षेप, उत्तेजक और प्रकरण के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नंबर 2, नवीन प्रयोग या क्रियाओं द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न करना। जो भी हमने नया टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है उसके थ्रू हमने क्या करना है, बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है, क्यूरोसिटी पैदा करनी है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3, नवीन ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों में संबंध स्थापित करना। जो हमारा पूर्व का ज्ञान है उसका हमारे नवीन ज्ञान, जो हमें ज्ञान मिलने वाला है उस ज्ञान से और हमारे जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे अनुभव हैं, उनके साथ संबंध स्थापित करना। फिर है लास्ट वन इज उद्देश्य की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ द एम। यदि पाठ की भूमिका प्रभावशाली हो तो उससे पाठ का उद्देश्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है। उद्देश्य की घोषणा स्पष्ट, संक्षिप्त तथा कठिन शब्दावली से मुक्त होनी चाहिए। जैसे आज हम जंगलों के लाभ पढ़ेंगे या आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ये चीज़ें। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे सोपान की। इसका दूसरा सोपान है प्रस्तुतिकरण। दूसरा सोपान कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थी के उत्तेजित एवं उद्देश्य की घोषणा कर लेने के पश्चात अध्यापक को स्थायी सामग्री प्रस्तुत करने की ओर बढ़ना चाहिए। इस चरण में विद्यार्थियों की प्राप्त मानसिक क्रिया निहित होती है। पाठ को कई भागों और इकाइयों में बांटा जाता है जो एक दूसरे के संबंधित होती है। अध्यापक विद्यार्थी के स्तर के अनुकूल सामग्री को उचित क्रम में प्रस्तुत करता है। वह भिन्न भिन्न शिक्षण साधनों का सहायता लेता है, जैसे व्याख्या करता है, विवरण करता है, वर्णन करता है, प्रश्न करता है, प्रदर्शन करता है, दृष्टांत मतलब उदाहरण देता है, ज्ञान इंद्रियों से संबंधित साधन। विद्यार्थियों के सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करते समय अध्यापक को विद्यार्थियों के स्तर पर आना चाहिए। सामग्री को प्रस्तुत करने का क्रम मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। विद्यार्थी की आवश्यकताओं, रुचियों, योग्यताओं तथा उनके विकास के स्तर के अनुकूल विषय वस्तु चुनी तथा प्रस्तुत की जानी चाहिए। ठीक है। इसके बाद इसमें अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से करते हुए पाठ का प्रस्तुतिकरण करता है। पाठ का प्रस्तुतिकरण विकासात्मक प्रश्नों की सहायता से भी किया जा सकता है। पाठ को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण अध्यापक को प्रदर्शन, प्रयोग तथा अन्य सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। उसके बाद है हमारा नंबर 3 सोपान। जो तुम्हारा थर्ड वन स्टेप है वो है संबंध तथा तुलना स्थापित करना, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन। अध्यापक नवीन ज्ञान तथ्यों एवं विषयों क्या करते हैं कि अध्यापक नवीन ज्ञान तथ्यों, विषय वस्तु का पूर्व ज्ञान तथ्यों से संबंध स्थापित करता तथा पूर्व एवं नवीन ज्ञान में तुलना कराता है। ठीक है। सामान्य नियमों तथा परिभाषाओं की दृष्टि से पद अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद संबंधीकरण में क्या होता है? संबंध स्थापित करना। संबंधीकरण में नए विचारों को परस्पर संबंधित किया जाता है और पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान का संबंध स्थापित किया जाता है। कुछ चुने हुए उदाहरण एवं तथ्य विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और उन्हें उन विचारों और उन पर विचार करके अंतिम तथ्यों के साथ उनकी तुलना करने को कहा जाता है। उन्हें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहा जाता है। तुलना का यह चरण किसी नए प्रकरण में अपनाई गई विशुद्ध आगमन विधि के लिए भी बहुत उपयोगी है, जैसे बीजगणित का कोई सूत्र, व्याकरण की कोई परिभाषा, विज्ञान का कोई सिद्धांत पढ़ाते समय। ठीक है। ये तो तुम्हारा थर्ड स्टेप कि संबंध स्थापित करना और तुलना करना, कि कोई भी चीज़ अगर बच्चों को समझानी है तो उसमें कोई भी टॉपिक है उसमें संबंध कैसे स्थापित किया जाता है और उनका कंपैरिजन कैसे होता है। ठीक है। नाउ नंबर 4 सामान्यीकरण।
संबंधीकरण तथा तुलना से विद्यार्थी को कुछ निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जब विद्यार्थी संबंध स्थापित करता है, तुलना करता है, तो उससे बच्चे को क्या मिलता है, निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है, कंक्लूजन निकालने में सहायता मिलती है, जो उन्हें सामान्य सिद्धांतों, नियमों या सूत्रों की रचना करने की योग्यता प्रदान करते हैं। अध्यापक का काम विद्यार्थियों को सुएकत्रित तथा सुनियोजित संबंधित सामग्री से सामान्य सिद्धांतों की रचना की योग्यता प्रदान करता है। अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी को अपने आप निष्कर्ष निकालने की प्रेरणा दे। यदि विद्यार्थियों के सामान्य निष्कर्ष अधूरे या गलत हो तो अध्यापक को उन्हें पूरा एवं ठीक करना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है, ठीक है, पंचपद प्रणाली है, तो इसका जो 5वां पॉइंट है वो है प्रयोग, व्यवहारीकरण, एप्लीकेशन। अध्यापक द्वारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिनमें बालक अपने आप सीखे हुए ज्ञान अनुभवों का प्रयोग कर सकते हैं। अर्जित किए गए ज्ञान को बालक वास्तविक तथा व्यवहारिक परिस्थितियों में प्रयोग में लाते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान अधिक स्पष्ट, सार्थक एवं उपयोगी हो जाता है। उसके बाद हर्बर्ट की पंचपदीय योजना के अनुसार निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर योजना का निर्माण किया जाता है जैसे विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश व दिनांक। ठीक है, उसके बाद सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य निकालना, फिर प्रस्तावना, फिर उसके बाद उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण विकासात्मक प्रश्नों के द्वारा भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था। ठीक है, उसके बाद स्पष्टीकरण, फिर उसके बाद श्यामपट्ट सार, फिर पुनरावृत्ति, फिर गृह कार्य। जो आपका पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति यदि पाठ का शिक्षण हर्बर्ट चरणों के अनुसार किया जाए तो उसके पश्चात पुनरावृत्ति अवश्य होनी चाहिए। सामान्य रूप से पाठ में पढ़ाए गए ज्ञान को दोहराना पुनरावृत्ति के अंतर्गत आता है। जैसे आपने पूरा होल पाठ पढ़ा दिया बच्चों को, तो उसके बाद उसका रिकैपिटुलेशन करना है कि आज हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा था, इतना हमने ये पढ़ा। ठीक है, पुनरावृत्ति के अंतर्गत आता है, जबकि प्रयोग चरण में ज्ञान को प्रयुक्त करने की भावना निहित होती है। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति में ज्ञान को याद करना तथा उसे मस्तिष्क में बिठाने पर भी बल दिया जाता है और प्रयोग में उच्चतर मानसिक प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। प्रयोग में ज्ञान को नई स्थितियों पर लागू करने के लिए मानसिक क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। पुनरावृत्ति पाठ के अंत में होती है या पाठ के किसी भी भाग के अंत में होती है, जिसे आंशिक पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। तो ये तो थे हमारे स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान कि एक पाठ योजना बनाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो आप सभी ये सोपान हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है क्वेश्चन। पाठ योजना में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, बट जो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है, ये एग्ज़ाम की, जैसे आप सीटेट, यूटेट का एग्ज़ाम देते हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, धन्यवाद।